जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कपास का अर्थ है रुई, और रुई कैसी होती है? रुई होती है बहुत कोमल और हल्की। इसी तरह से मृदंग है। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है बजाने वाला, जिसको हम ढोल कहते हैं। पैंग भरते हुए यानी झूला झूलते हुए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर जन्म से ही बहुत कोमल और हल्का होता है, और वे ऐसे लगते हैं मानो कि वे रुई की नरमी, लचक को लेकर ही पैदा हुए हों। वे इतने नरम होते हैं कि उनके बेचैन पैरों के पास, बेचैन पैर मतलब जो बच्चे हैं उनमें इतनी स्फूर्ति होती है कि वो कभी भी एक जगह पर रुक नहीं सकते। तो ऐसा लगता है कि उनकी उस कोमलता, उस चंचलता को छूने के लिए, चूमने के लिए पृथ्वी ही उनके पास घूमकर दौड़ती हुई चली आती हो। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे हर समय दौड़ते रहते हैं। और कैसे दौड़ते हैं बच्चे? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध मतलब मस्त होकर। उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं होती, और वो जो छत है उस छत को भी दौड़ते हुए नरम बना देते हैं। यानी उन्हें दौड़ती हुई छत जो है वो कठोर नहीं लगती। तो कवि को लगता है कि जैसे बच्चों के दौड़ने से जो कठोर छत है वह भी नरम हो जाती है, और जब वह छत में पतंग को देखकर इधर उधर बड़ी तेजी से दौड़ते रहते हैं तो हर जगह बच्चों का ही शोर हर दिशा में सुनाई देता है। तो कैसा लगता है? जैसे मृदंग बज रहा हो। आप मृदंग को देख रहे हैं कि सारी दिशाओं में जैसे मृदंग का ही मीठी आवाज सुनाई दे रही हो। फिर कवि कहते हैं कि जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं झूले में, जिस तरह से हम जब झूलते हैं तो उसे कहा जाता है पैंग भरना। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पैंग की तरह कभी आगे कभी पीछे जाते हैं, और उनका शरीर
डाल की तरह, पेड़ की डाल की तरह लचीला हो जाता है। पतंग उड़ाते समय वे इतने मस्त हो जाते हैं कि वे छत का जो किनारे हैं वहाँ तक दौड़ते हुए पहुँच जाते हैं और यहाँ उन्हें कोई भी बचाने नहीं आता। यदि उन्हें कोई बचाता भी है, उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो यहाँ यदि उन्हें कोई बचाता है तो वो बचाता है उनके शरीर का ही रोमांच। वे खेल के रोमांच के सहारे, कहने का अर्थ है कि वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय क्योंकि उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे होता है, उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है। तो पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो ये धागा किसका है? पतंग का। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है, जिससे लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। देखिए चारों ओर किस तरह से बच्चों के भागने की आवाज़ आ रही है। छत में हर जगह बच्चों के ही कदमों की आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कोई मृदंग पर ताल दे रहा हो। विशेष कवि ने इसमें मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें कवि ने पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। इनमें मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग है। इसी तरह से पृथ्वी घूमती हुई आती, इसमें ई की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और शब्दावली मिश्रित है। जैसे पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत, यहाँ पे तत्सम शब्द हैं। इसी तरह से महज, अक्सर, सिर्फ उर्दू शब्दों का प्रयोग है। यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए तरह। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। रंध्रों का अर्थ है सुराख, यानी यहाँ पर है रोएं।
कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ती हुई अपनी पतंगों को देखकर बच्चे इतने आनंदित हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे आकाश में उनकी पतंग नहीं, वे उड़ रहे हों, जिससे वे इतने रोमांचित हैं कि उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, लेकिन अगर वह पतंग उड़ाते उड़ाते खतरनाक किनारों से गिरकर बच भी जाते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर बहुत ही लचीला होता है, हल्का होता है, तो जिसके कारण वो बच जाते हैं। इससे तो वो और भी अधिक निर्भीक हो जाते हैं। उनके अंदर जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है और इसके बाद तो वो बहुत उत्साह से भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वे सुनहरे सूरज के सामने फिर से उसका सामना करने के लिए आ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि गिरने के बाद भी वे दूसरे दिन फिर से उसी उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उनकी जो पतंग उड़ाने की जो गति है वह पहले से भी अधिक तेज हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका स्वागत करने के लिए पृथ्वी जो है वो और भी तेज गति से उनसे मिलने के लिए उनके पैरों के पास आ जाती है। वास्तविकता में बच्चे और भी तेजी के साथ छतों में इधर उधर पतंग उड़ाते हुए बहुत ही उत्साह से भरकर तेजी से घूमते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे बच्चों से मिलने के लिए पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास स्वयं आ जाती है। विशेष देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि बच्चे जब खतरों का सामना करते हैं तो उसके बाद तो वे और अधिक साहसी बन जाते हैं। तो इसमें कवि ने बच्चों के साहसी स्वभाव की अभिव्यक्ति की है। इस पूरी कविता में, मैंने पहले आपको नहीं बताया, इस पूरी कविता में कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। अब अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी पृथ्वी का मानवीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा साथ साथ में पुनरुक्ति अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग है और आपने देखा कि इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका दृश्य बिंब है।